पहले तो आइडल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कितने हैं कि आपको मिनिमम इतने तो मॉक टेस्ट देने ही चाहिए, प्लस रिवीजन जब कर रहे हैं स्टूडेंट तो साथ में कितने मॉक टेस्ट हमें कैसे कैसे प्लान करने चाहिए। 2 सब्जेक्ट्स इकट्ठे उठाएं या फिर एक सब्जेक्ट की हम रिवीजन पूरी कंप्लीट करें, देन वी शुड मूव टू द अदर सब्जेक्ट। हे गाइस, आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि ये जो बचा हुआ टाइम है सितंबर 2024 एग्जाम के लिए, उसमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, आपकी पूरी स्टडी स्ट्रैटेजी कैसे रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो नीरज सर से आज हम जानने वाले हैं कि ये जो सितंबर अटेम्प्ट आने वाला है, आपको क्या लगता है कि क्या एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी रहने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि भाई, एक तो अगर सितंबर के लिए आपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरे तो अटेम्प्ट छोड़ने के बारे में बिल्कुल मत सोचो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन इसलिए है क्योंकि पिछली बार अगर जिसने जुलाई में आई थिंक मई में अपने एग्जाम्स छोड़े, उन्होंने इस बात को ज़रूर फील किया होगा कि भाई पेपर्स जो हैं काफ़ी आसान आए थे, काफ़ी डूएबल थे। ठीक है, एफएम का थोड़ा सा शायद टफ था, लेकिन ऑडिट का पेपर स्पेसिफिकली बहुत आसान था, एसएम का पेपर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा आसान था। तो आपने एग्जाम्स छोड़ने नहीं है किसी भी हाल में। 1% भी अपने माइंड में अगर ये बात आ रही है तो भाई इसको बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दो कहीं पे कोने में। अब आते हैं कि सितंबर की प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है। 1 महीना है लगभग हमारे पास मोटे मोटे तौर पे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी क्लासेस इस समय तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब 100% क्लासेस देखो कभी किसी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली 90% 95% कंप्लीट हो गई होंगी अब तक। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं हुई है तो जिस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है भाई, उस सिलेबस को पहले आप ख़त्म कर लें। अपने लिए एक टाइम बेस्ड टारगेट्स बनाओ कि इस डेट तक मैं अपना बचा हुआ सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लूँगा। ओके, आपको क्या लगता है, मतलब वो अब क्या टाइमलाइन होनी चाहिए कि मैक्सिमम इतने, मतलब इस टाइम तक तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए? देखो यार, मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आपको 2 रिवीजन अपने एग्जाम से पहले कर लेनी चाहिए और 1 रिवीजन आपके एग्जाम डे पे हो जानी चाहिए। मिनिमम बेंचमार्क है, वैसे जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 3 महीने पहले सिलेबस खत्म करके बैठ जाते हैं, राइट। तो अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, बट फिर भी हम लोग डेफिनेटली इस पे एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके 1 ग्रुप है या 2 ग्रुप हैं, जो भी ग्रुप्स आप दे रहे हैं, आप लास्ट के एग्जैक्टली मल्टीप्लाइड बाय 2, मानो अगर आप 1 ग्रुप दे रहे हो, 3 पेपर हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 6 डेज, लास्ट के 6 डेज आपकी 1 रिवीजन के लिए रख लीजिए, राइट। अब आपके पास अगर 2 ग्रुप दे रहे हो तो 6 पेपर है, मल्टीप्लाइड बाय 2, लास्ट के 12 दिन अपनी 1 रिवीजन के लिए रख लीजिए। तो वो 12 दिन पीछे से हटाना शुरू कर दो और उसमें से भी आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए आप पहले ही 3-4 दिन रिजर्व रखें। फॉर एग्जाम्पल 12th को आपका अकाउंट्स का अगर पेपर है, डेट से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 12th को अगर आपका अकाउंट्स का पेपर है तो आई विल सजेस्ट कि भाई 11th 10th 9th और इवन 8th, तो 8 9 10 11 आप अपने अकाउंट्स के लिए बचा के रखें, राइट। उससे पीछे 6 दिन अगर आप 1 ग्रुप दे रहे हैं तो अपने 1 ग्रुप के रिवीजन के लिए बचा के रखें। उससे पीछे के 12 दिन अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो अपने दोनों ग्रुप के रिवीजन के लिए बचा के रखें। अब आपके पास जो और टाइम बच गया, आपके पास और भी जो समय बचा हुआ है, उस समय को आप लोग क्या करेंगे, उस समय में आप लोग अगेन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि एक 12 दिन की या 6 दिन की रिवीजन और हो जाए। और उसके बाद जो आपका टाइम बच गया, फॉर एग्जांपल आपके 12 तारीख को एग्जाम है, आपने 8 9 10 11 अकाउंट्स पढ़ा, उससे पीछे 12 दिन गए 1 रिवीजन, उससे पीछे 12 दिन गए 1 रिवीजन, 24 दिन हो गए। तो अब आपके पास जितने भी दिन बचे हैं इतने दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब अगर आप 2nd ग्रुप दे रहे हो तो 2nd ग्रुप में वैसे ही करो, जिस दिन पेपर शुरू हो रहा है उससे पहले वाले 3-4 दिन अपने एक सब्जेक्ट के लिए डेडिकेट कर दो और उससे पीछे वाले 6 दिन, फिर 6 दिन आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने 2 रिवीजन में लगा सकते हैं। मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ एक सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए, राइट। तो जब आप रिवीजन बोल रहे हो कि एक रिवीजन मतलब हमें कैसे प्लान करनी है, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो क्या इस रिवीजन के साथ हमें मॉक टेस्ट भी देने चाहिए? मतलब एक सीए स्टूडेंट को जब वो प्रिपेयर कर रहा है तो पहले तो आइडल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कितने हैं कि आपको मिनिमम इतने तो मॉक टेस्ट देने ही चाहिए, प्लस रिवीजन जब कर रहे हैं स्टूडेंट तो साथ में कितने मॉक टेस्ट हमें कैसे कैसे प्लान करने चाहिए? देखो, अभी जो रिजल्ट आया था, अभी जो लास्ट एग्जाम का रिजल्ट आया था, मैंने बहुत बच्चों से बातचीत करी उसके बाद। ठीक है, हमने यूट्यूब पे शायद अपलोड नहीं करी, बट मैंने बहुत बच्चों से बातचीत करी, टेलीग्राम पे कुछ लोगों के साथ हमने वीडियो कॉल्स भी करे हैं। सबका एक मत है, मतलब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड गुड मार्क्स, 90+ मार्क्स, दे वर सेइंग कि भाई हमारे मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके लाइफ में, उनके एग्जाम के इस रिजल्ट में मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। आपको करना क्या चाहिए, आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो आई से भी लॉन्च करता है,
2 मॉक टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के देने ही चाहिए मिनिमम। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको 2 हर सब्जेक्ट के जो है वो देने चाहिए। इनको कहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे? इनको आप लोग अपने रिवीजन में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, या आपके पास वो जो 24 दिन से पहले का समय बचेगा उसमें भी आप लोग जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट को लेके ना एक नेगेटिविटी रहती है, और ये नेगेटिविटी मैंने शायद सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के मन में ही देखी है कि मॉक टेस्ट दे दूंगा, मार्क्स नहीं आए तो डीमोटिवेट हो जाऊंगा। भाई मेरी बात सुनो, आप यूपीएससी वालों को देख लो, आईआईटी वालों को देख लो, ये पागलों की तरह मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं भाई, एकदम जैसे बोलते हैं ना, अगर देसी भाषा में लोग गुथ जाते हैं बिल्कुल मॉक टेस्ट के अंदर। तो भाई आप लोग भी ना बस मॉक टेस्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी वीकनेस मत बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप देने की कोशिश करो। जिनकी प्रिपरेशन पहले अच्छी हो चुकी है वो भाई और ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है वो कम से कम 2 या 1 का तो टारगेट बना के जाएं। बिना मॉक टेस्ट के अगर आप जाएंगे तो भाई मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। और आगे के लिए भी ये रूटीन बना के रखिए अपना। अगर आप आगे आपका एक ग्रुप बचा हुआ है तो उसमें भी आप लोग ये सेटअप बना के रखिए कि मॉक टेस्ट देने ही देने हैं किसी भी हाल में। राइट जो आप बोल रहे हो ना कि यूपीएससी वाले और ये सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं। तो रिसेंटली मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही अपियर कर रही है इस बारी। तो शी वाज इन स्ट्रेस कि यार मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए, बट ये स्पेसिफिक इस एक्स सब्जेक्ट के मैं अभी ना सिर्फ 25 मॉक टेस्ट दे पाई हूँ। 25 और सिर्फ 25। तो ये तो डेफिनेटली है कि सीए स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम मॉक टेस्ट देते हैं एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। प्लस मॉक टेस्ट जब आपने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब हमने बात करी, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 90 एंड अबव स्कोर करे, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 11-12 स्टूडेंट्स थे मई 24 के। तो हम जब डेटा देख रहे थे तो हमें पता चला कि उन सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिए हैं। हाँ ये हो सकता है सारे ना दिए हों, कुछ मिस हो गए, किसी ने क्लासेस कभी पहले ली होंगी, थोड़ा सा बाद में ली होंगी, बट सबने टेस्ट दे रखे थे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट हम नहीं देख पाए कि जिन्होंने मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया हुआ था। तो मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, और आपके टीचर्स ने अगर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड नहीं करे हैं तो आप लोग ना सिर्फ आईसीआई के मॉक टेस्ट दे लेना भाई। इधर उधर से मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत अनऑथेंटिक सोर्सेज हैं। मैं ये सब बातें यार बार बार रिपीट कर करके थक गया हूँ। आपको खुद देखना है कि आपको जो मॉक टेस्ट मिल रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो सीएस बना रहे हैं कि नहीं, सीएस चेक कर रहे हैं कि नहीं, कहीं आपको मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आईसीआई जो मॉक टेस्ट लेता है वो आप लोग जो है वो दे सकते हैं खुद से, सेल्फ स्टडी करके उसको सेल्फ चेकिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग करिएगा बस। राइट। सो एक क्वेश्चन और अभी मेरे को एकदम से ध्यान आ रहा था। स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं जब भी एग्जाम आने वाले होते हैं, हर बार हमारे पास एक सवाल आता है कि रिवीजन हम जब प्लान कर रहे होते हैं तो हम 2 सब्जेक्ट्स इकट्ठे उठाएं या फिर एक सब्जेक्ट की हम रिवीजन पूरी कंप्लीट करें, देन वी शुड मूव टू द अदर सब्जेक्ट। देखो यार, अगर आपका क्लासेस आप कवर कर रहे हैं तो आप क्लासेस के टाइम पे 2 क्लास 3 क्लास एक साथ कर सकते हैं। एंड उसमें मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि 3 क्लास तभी साथ में करें जब आप तीनों को प्रॉपर्ली रिवाइज भी कर पा रहे हैं। अपने दिमाग को डस्टबिन ना बनाएं कि भाई सब भरे जा रहे हो और आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो 3 क्लास भी तभी करें जब आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मेरी क्लास अगर आप देखेंगे, मेरे किसी स्टूडेंट से पूछेंगे तो हमारा एक सेशन जो है वो 1 से 1.5 घंटे का बीच का होता है। तो बड़े आसानी से जो है मेरी क्लासेस के साथ आप लोग बाकी 2 क्लासेस अटेंड कर पाते हैं। बट अगर आपके 3-3 घंटे की 3 क्लास हो रही है तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। खैर, रिवीजन के टाइम पे तो मेरी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि स्टूडेंट शुड स्टडी 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे पढ़ें और उसको खत्म करें। अब आप देखो ना, लास्ट में भी क्या होगा, आपके पेपर से पहले आपको जो 1-1.5 दिन की छुट्टी मिलती है, 1-1.5 दिन का समय मिलता है, उसमें आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो आप फुली फोकस्ड होकर उस एक सब्जेक्ट को फोड़ो, उस एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, उस एक सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ, फिर अगले पे चलो। इसमें आपको एक दिक्कत लग सकती है कि सर मैंने तो पढ़ लिया लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं आगे चल के भूल जाऊंगा। नहीं भूलोगे यार, एग्जाम से पहले भी तो आपको 1.5 दिन मिलेगा ना वो सब कुछ दोबारा रिवाइज करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। हैव फेथ, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। रिवीजन के टाइम पे सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है किसी भी चीज को कवर करने की। राइट। और एक चीज़ मेरे को और जाननी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटिंग की मैं अगर बात करूं तो ऑडिटिंग रिवाइज करते टाइम स्टूडेंट को कितने क्वेश्चंस रिटन प्रैक्टिस मतलब लिख के देखने चाहिए, या फिर ऊपर से आपको लगता है कि जब हम ऑडिट रिवाइज करें पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा और सिर्फ रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो आते हैं आईसीआई के वही अटेम्प्ट करने चाहिए, मतलब उसमें क्या आपका ओपिनियन है? देखो, इस समय पे तो मैं ये बोलूँगा जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको अब कम लिख पाएंगे आप, क्योंकि आपको 2-2 दिन के अंदर 3-3 दिन के अंदर जो है प्रॉपर रिवीजन्स करनी है। ये काम पहले के होते हैं,
जैसे कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को हर क्लास के बाद एक DPP हमने शुरू किया है, डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं। ये सब काम आपको पहले करने होते हैं, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाए इट्स टोटली ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एटलीस्ट हर चैप्टर के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस भी लिख के देख लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल ऑडिट की बात कर देता हूँ, 11 चैप्टर है तो भाई 33-40 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप 3 क्वेश्चन भी लिखते हैं तो 33 बन गए। मैं कह रहा हूँ 40 के आसपास भी आप क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। और अब आपको जो क्वेश्चन लिखने का सोर्स है इस समय, वो आप पकड़िए RTP को, रिवीजन टेस्ट पेपर। खैर इस बार इंस्टीट्यूट ने RTP का लेवल बहुत ही गिरा दिया, मैंने डिस्कस किया था, मतलब इतना आसान लग रहा था मुझे वो RTP, कुछ था ही नहीं उसके अंदर, कुछ मेजर था ही नहीं। तो वो आप RTP से जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट से जो है वो आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश कीजिए। टारगेट ले लीजिए कि हर चैप्टर के 3 क्वेश्चंस लिख के देखूंगा। अब लक की बात है उन तीनों में से अगर कोई क्वेश्चन भाई आपके 40 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो बल्ले बल्ले, नहीं भी आए तो एटलीस्ट नाउ यू नो द स्ट्रक्चर कि ICAI कैसे आपसे आंसर एक्सपेक्ट करता है, और आपकी थोड़ी राइटिंग की आदत बनी हुई होगी, वो आपको डेफिनेटली फायदा पहुंचाएगी। आगे के लिए सुन लीजिए कि भाई आगे आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, आपके हर लेक्चर के बाद आपके राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट में, और जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स आप लोग कर रहे हैं उसके अंदर। राइट। और एक चीज़ और, जब स्टूडेंट रिवाइज कर रहे होते हैं, क्या रिवीजन वीडियोस उस टाइम पे हमें मतलब साथ साथ देखनी चाहिए, या फिर हमें अपने पूरी क्लासेस, जैसे हमने जहाँ जहाँ चीज़ें मार्क करी होंगी, मतलब जब स्टूडेंट ने एक्चुअली क्लासेस ली होंगी तो डेफिनेटली आपने भी जैसे बहुत सारी चीज़ें आप मार्क करा देते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने अपने पास डिटेल्स रखी होंगी कि हाँ ये मेरे को वापस से जाके चीज़ें चेक करनी है, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि क्लासेस के बीच में से जाके क्लिप्स देखना हो वाली, कि कुछ कॉन्सेप्ट रिविजन के लिए, या फिर रिविजन वीडियोस को फॉलो करना? देखो बहुत ये ना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। इसमें जब मेरी बच्चों से बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो सेल्फ रिवाइज करते हैं, उनके नोट्स अच्छे से बने हुए होते हैं, उन्हें सारी क्लास की बातें याद रहती हैं, उन्होंने पहले मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रखी होती है। कुछ बच्चे रिवीजन वीडियोस को प्रेफर करते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप देखिए आपका आउटपुट बेस्ट कैसे निकल रहा है। आप एक चैप्टर को पकड़िए, उसे रिवीजन वीडियोस के साथ पढ़िए, एक चैप्टर को बिना रिवीजन वीडियो के साथ पढ़िए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। जो मेथड, जो मेथडोलॉजी आपको सबसे ज़्यादा आउटपुट दे रही है उसको फॉलो कीजिए। अब आप हमारी अगर बात करते हैं, अगेन मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, ऑडिट वाले सब्जेक्ट के लिए बोल सकता हूँ, तो मैंने तो हर क्लास के बाद रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करके दे रखी है। क्लास के बाद की रिवीजन वीडियो को बहुत फायदा होता है कि स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश फील करता है कि मैं क्लास के अंदर ही बैठा हूँ, जैसे कि अभी, राइट। मतलब स्टूडेंट बिल्कुल नॉस्टैल्जिक फील करता है, आई शुड से, ओके। एंड इस बार हमने एक काम और किया है जिसमें यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आप RTP देखेंगे हमारी, तो हमने RTP के ऊपर एक एनालिसिस डॉक्यूमेंट बनाया है। उसमें हर क्वेश्चन के नीचे, हर क्वेश्चन के आंसर के साथ ही हमने अपनी रिवीजन वीडियो का लिंक भी लगा दिया है, जहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी उस क्वेश्चन की जहाँ पे हमने उसे डिस्कस किया हुआ है, ओके। तो वो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। खैर, रिवीजन वीडियोस का फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ही आप भूल चुके हैं सारी चीज़ें, तो रिवीजन वीडियोस को उठाइए, स्पीड में देखिए थोड़ा सा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन वीडियोस उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनकी क्लास बहुत पहले हुई थी और जिन्हें बिल्कुल भी अब कुछ याद नहीं है। राइट। एक और चीज़ CA स्टूडेंट्स में स्पेसिफिकली ये देखी जाती है, और हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं लास्ट मोमेंट पे, मतलब जैसे 1 महीना ही रह गया एग्जाम आने में, इस टाइम पे बच्चे पहुंच जाते हैं टेलीग्राम पे नए नोट्स ढूंढने। तो उस पे क्या आपका ओपिनियन है? कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलतफहमी मत पालो भाई। जो पढ़ लिया, जिस नोट से पढ़े हो, जिस टीचर से पढ़े हो, उसी को फॉलो करो। गलतफहमी में मत पढ़ो कि उसके नोट से तुम पास हो जाओगे, इसके नोट से पास हो जाओगे। पास देखो, और अल्टीमेटली पास होंगे ICAI के क्वेश्चन करके। तो आप एक अच्छा क्वेश्चन बैंक आपके पास हो, आपके टीचर की बुक आपके पास हो, जिन नोट्स से आपकी जान पहचान है उन्हीं नोट्स को फॉलो करें। ज़बरदस्ती इधर उधर हर जगह झांकने की, हर जगह के नोट्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कोई चीज़ आपको लगती है कि रिवीजन के टाइम पे स्टूडेंट को ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए ताकि एग्जाम से पहले उसे बहुत हेल्प हो? देखो यार, सबसे पहले तो भाई एग्जाम छोड़ने वाली बात दिमाग से निकाल दो। मैं सेकंड टाइम रिवाइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ये बात। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार, अब जो समय बचा है ना, इस समय में बैठ के फोड़ो कैसे भाई? बेसिक चीज़ फॉलो करो। बेसिक चीज़ क्या बोलती है? जो भी आपका बेस्ट रूटीन है, जो आपको अभी तक आप इस्टेब्लिश कर चुके हो, मॉर्निंग पर्सन हो, इवनिंग पर्सन हो, नाइट पर्सन हो, आफ्टरनून पर्सन हो, जो भी तुम पर्सन हो भाई, आप उठ के 4-5 घंटे पढ़ो, आधे पौने घंटे, आधा घंटे में मैक्सिमम आधा घंटा लो जिसमें आप फ्रेश हो जाओ, जिसमें आप एक्सरसाइज कर लो। उसका 4 घंटे पढ़ो, ब्रेक लो, 4 घंटे पढ़ो, ब्रेक लो, और पढ़ सकते हो, वेरी गुड। 8 से आई शुड से 9 से 12 घंटे की क्वालिटी आउटपुट इस समय चाहिए। अब यहाँ पे कई लोग बोल सकते हैं अरे तो बड़ा टॉक्सिक हो गया भाई 9 से 12 घंटे। भाई हो गया टॉक्सिक तो आर्टिकलशिप में आप जाओगे, CA जब आप बन जाओगे तो टॉक्सिक नहीं होगा क्या? जब रिटर्न फाइलिंग का सीजन आएगा, जब ऑडिट का सीजन आएगा, है ना, तो टॉक्सिक तो होगा ही होगा। और कभी कभी होना पड़ता है। अब 1 महीने आपके पास फोड़ दो भाई साहब,
राइट। तो आप 9 से 12 घंटे का क्वालिटी आउटपुट निकालें। कहीं घूमने फिरने का प्लान ना बनाएं इस समय, घर में रहें। रिफ्रेशमेंट के लिए फिजिकल थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, वॉक कर लिया, म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा बाहर निकल गए मतलब आसपास ही, जहाँ पे आप सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स में जा सकते हो सिर्फ वहीं जाओ। कोई फैमिली फंक्शन इस समय अटेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको दोस्तों यारों के साथ इस समय प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। रीजन बीइंग, जब ये प्रोग्राम्स बनते हैं ना, प्रोग्राम होगा भाई साहब 10 से 12, लेकिन आप लोग तैयार होना शुरू हो जाएंगे पिछली रात से। वो माइंड में वो एक प्रेशर आ जाता है कि यार अब जाना है, तैयार होना है, ये करना है, वो करना है। तो प्लीज़ अपने टाइम को इस समय बहुत प्रेशियस समझिए। और एक मैसेज मैं उन बच्चों के लिए देना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम फोड़ सकते हो। मतलब आप ये सोचो, ये टाइम ऐसा क्रूशल टाइम है कि जिसने शुरुआत से पढ़ाई नहीं करी है वो अभी हीरो बन सकता है, लेकिन जिसने शुरुआत से पढ़ाई करी है वो भी जीरो बन सकता है। यानी कि जो शुरुआत से पढ़ता हुआ आ रहा है वो अभी पढ़ना छोड़ देगा, वो जीरो बन जाएगा। लेकिन जो शुरुआत से नहीं पढ़ता हुआ आ रहा है ना, अभी भी फोड़ने की कोशिश करेगा, लग जाएगा सब कुछ भूल भाल के, सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके, वो अभी भी उसके एक चांस तो है कि पास हो जाएगा, है ना। तो अपना बेस्ट दो यार। अब समय ना ऐसा आ गया है कि अब सोचना नहीं, अब करना है, राइट। इधर उधर की बातों से अपने आप दिमाग हटाओ और फोकस करो कि पेपर दे के आऊंगा, राइट। चलिए जी, विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ये मुझे मिष्टी ने दिया था, फ्रेंडशिप बैंड, इसलिए बैंड रखा मैंने। ठीक है, चलो बाय बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।